बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 9th लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ पीरियाडिक साउंड वेव कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अ, हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स कैलकुलेट करने से पहले एक रिव्यू लेते हैं। लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसके मुताबिक ये था कि साउंड वेव जो हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज v इक्वल्स बीटा ओवर रो होल अंडर रूट। ठीक है ना, बीटा ओवर रो होल अंडर रूट। अब यहाँ हमने देखा था कि बीटा जो है दैट इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, और जो रो है दैट वाज इन्वॉल्विंग द मास ऑफ द मीडियम, सो वी कैन से दैट इट इज द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। क्योंकि जहाँ मास आएगा वहाँ इनर्शिया आएगा। सो यहाँ पे क्योंकि इस पैरामीटर में जो कि रो है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इन्वॉल्व है इसमें। इस बेस पे हम कहेंगे ये इनर्शियल प्रॉपर्टी है मीडियम की। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ये चीज इस्टेब्लिश हुई है कि जो साउंड की स्पीड है, जो साउंड वेव की स्पीड है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। सो अगर हम कहें कि मीडियम जो है वो एयर है और टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा है उसमें, ठीक है, तो वो फिर स्पीड भी अल्टीमेटली जो है वो वेरी करेगी इस तरह के मीडियम में। तो वो कैसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं स्पीड को, उसके लिए ये फार्मूला इस्टेब्लिश है, एक्सपेरिमेंटल एक रिजल्ट है ये। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इन सच अ केस वेयर टेम्परेचर इज वेरिएंट, तो वो टी यहाँ हम प्लेस करते हैं। ठीक है, और जो ये 331 है ये स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर जो है उस पे जो वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की, ठीक है, वो 331 यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम कहते हैं कि v इक्वल्स 331 इंटू 1 प्लस टी सी ओवर 273। ये 273 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इसको 273 केल्विन आमतौर पे हम कह सकते हैं। तो ये वो वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली एक इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप है। यहाँ पे v वेरी होगा किसके तहत, t के तहत। t जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे v चेंज होता जाएगा। मींस डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगरचे यहाँ अंडर रूट इन्वॉल्व है लेकिन एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मींस t के चेंज होने से v चेंज होगा, और अगर t बढ़ रहा है तो v भी किसी एक्सटेंट तक बढ़ता ही रहेगा, अगर चाहिए अंडर रूट जो है वो इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो ये एक और बात हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी कि कैसे स्पीड जो है टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करती है। अब हम प्रीवियस लेक्चर में एक और चीज भी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या है कि जो वेरिएशन इन प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर होता है, जो कि एक साइन वेव होती है, वो जो है वो डिपेंड करती है बल्क मॉडुलस पे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम या गैस एलिमेंट, जो मीडियम पार्टिकल्स या गैस एलिमेंट कह दें, वो कहाँ से डिस्प्लेसमेंट उनका, फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द ऑसिलेशन। वो एस जो है यहाँ पे हम एस मैक्सिमम एक्सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि ये डेल्टा पी मैक्सिमम ले रहे हैं, और ये के क्या है, के इज वेव नंबर। सो ये डेल्टा पी मैक्सिमम ये एम्पलीट्यूड है चेंज इन प्रेशर का। मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर जो है वो इस तरह से एक्सप्रेस होगा बीटा एस मैक्सिमम के, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब डेल्टा पी अगर यहाँ से चाहिए तो वो फिर कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो डेल्टा पी था दैट वाज अ साइनोसाइडल फंक्शन डेल्टा पी, और जो s था दैट वाज अ कोसाइन फंक्शन। इसको s को हम लिखते थे s मैक्सिमम इनटू cos ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और p को हम लिखते थे डेल्टा p को लिखते थे डेल्टा p मैक्सिमम इनटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये डेल्टा p जो है वो साइन फंक्शन होगा और s जो है वो कोसाइन फंक्शन होगा। तो डेल्टा पी मैक्सिमम अगर इस तरह आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ से बीटा जो है, बीटा की वैल्यू यहाँ से हम
फाइंड कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। बीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो क्या होगी, वो होगी रो वी स्क्वायर, वो प्लेस की बीटा की वैल्यू यहाँ पे। और k की वैल्यू भी अंडरस्टूड है, दैट इज रेशियो बिटवीन द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड, ओमेगा ओवर v। तो ये k आ गया यहाँ, और s मैक्सिमम एज इट इज यहाँ प्लेस करेंगे। तो डेल्टा p मैक्सिमम जो है वो इस तरह से एक्सप्रेस होगा, और इसको हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा रो वी ओमेगा एस मैक्सिमम। ये एक भी जो है इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला डिनोमिनेटर का बीच। तो इस तरह से हम डेल्टा पी मैक्सिमम लिखेंगे इन चार पैरामीटर्स के प्रोडक्ट के तौर पे रो वी ओमेगा एस मैक्सिमम। और अगर यहाँ से डेल्टा पी चाहिए हमें, ये तो डेल्टा पी मैक्सिमम मिल रहा है ना, डेल्टा पी अगर लिखना होगा तो फिर यहाँ पे साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी हमें ले आना होगा, ठीक है। साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी ये डेल्टा पी के बराबर हो जाएगा। अगर ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर हमें डेल्टा पी की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगा, वो साइनोसाइडल फंक्शन होगा। तो उसमें टी की वैल्यू प्लेस करेंगे और वहां से वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। ओके, ये आपने याद रखना है, डेल्टा पी मैक्सिमम अगर रो वी ओमेगा एस मैक्सिमम के बराबर है तो डेल्टा पी जो होगा वो रो वी ओमेगा एस मैक्सिमम इनटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी के बराबर होगा। ये हम यूज करेंगे आगे ये एक्सप्रेशन, ये इसलिए रिव्यू लिया है इसका। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ अ पीरियोडिक साउंड वेव। इंटेंसिटी को पहले समझना होगा, इंटेंसिटी क्या होती है। हम जानते हैं कि जो वेव है वो एनर्जी कैरी कर रही होती है, और अगर वेव एनर्जी कैरी कर रही है तो पावर भी वहां से कैरी हो रही होगी अल्टीमेटली। तो पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं एनर्जी से, वो हम रिलेशनशिप मतलब एक है कि ई ओवर टी, या आप कह दें कि रेशो है एनर्जी की और टाइम की, जो रेशो होगी वो पावर कहलाएगी। आप कह दें कि पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी transferred by a wave per unit time, that will be denoted as power of a wave। क्लियर है बात। पावर क्या कहेंगे, पावर इज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। और अगर हमें इंटेंसिटी चाहिए किसी वेव की तो फिर क्या होगा, फिर हमें वो जो पावर कैलकुलेट कर रखी है ना, वो देखनी होगी कि पावर जो है परपेंडिकुलर अगर उसके सामने कोई यूनिट एरिया रखें तो वो पावर किस तरह से ट्रांसमिट हो रही है उस एरिया को, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि पावर पर यूनिट एरिया जो है वो इंटेंसिटी ऑफ वेव डिफाइन करेगा। इसको एनर्जी की टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो भी इंटेंसिटी होगी। और अगर आप पावर की टर्म्स में इंटेंसिटी डिफाइन करना चाहते हैं देन इट विल बी पावर ट्रांसफर्ड टू अ यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है ना। या आप कह दें P ओवर ए, P ओवर ए, और ए पे क्या कंडीशन है, वो वेव की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो। तो ये इस तरह से हम इंटेंसिटी को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और पावर को हम लिखते हैं P इक्वल्स एफ डॉट वी एक्स। ये एफ क्या है, ये एफ वो नेट फोर्स है जो हम प्रीवियस केसेस में देख चुके हैं कि एक पिस्टन था, उसमें जो है हम एक सिलेंडर जो है गैस फिल हुई होती थी, उसमें हम पिस्टन में जो है मैकेनिकल एनर्जी इंट्रोड्यूस करते थे, और वो क्या करता था, वो ओसिलेट होना शुरू हो जाता था और उससे कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनती थी। तो वो ओसिलेट उस वक्त होता था जब उसको नेट फोर्स मिलती थी। एक स्टेट थी जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते थे पिस्टन की, कि इधर से हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते थे, उधर से गैस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से सरफेस ऑफ पिस्टन पे जो है वो फोर्सेस लग रही होती थी, और पिस्टन जो है वो स्टेशनरी होता था। उसको कहते थे ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक्शन और रिएक्शन है, और यहाँ पे पिस्टन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लेकिन जैसे ही हम उसमें एडिशन करते थे, प्रेशर में एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते थे, तो वो डेल्टा पी की एडिशन हमने की थी, याद होगा आपको लास्ट स्लाइड्स में। तो वो डेल्टा पी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता था क्या, एडिशनल फोर्स या नेट फोर्स, और उसकी वजह से फिर पिस्टन जो है वो स्लाइड करता था इनवर्ड और कंप्रेशन काज करता था गैस में। तो वो जो नेट फोर्स थी ना, दैट वाज करेस्पॉन्डिंग टू डेल्टा पी।
उसमें पी का कोई सरोकार नहीं था। सो हमें वो फोर्स चाहिए जो नेट फोर्स है। और ये वी एक्स क्या है, ये वो वेलोसिटी है जो लीनियर एक्सिस पे जो है गैस मालिक्यूल्स की वजह से जो प्रोपगेशन, उस गैस मालिक्यूल्स की ऑसिलेशन की वजह से जो प्रोपगेशन हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है थ्रू अ वेव अलोंग अलोंग सिंगल एक्सिस, लीनियर एक्सिस, सॉरी लीनियर जो मोशन है उसमें, इसको हम स्पीड जो प्रोपगेशन की होगी अगर वी एक्स कह दें तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, क्योंकि लीनियर है, स्पीड लीनियर हो जाए तो वो वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। अब ये वी एक्स विद दिस एरोहेड और ये एफ विद दिस एरोहेड, इनका डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नोन एज पावर। अब वेव की पावर चाहिए, उसमें कितनी नेट फोर्स इन्वॉल्व है और उसकी वेलोसिटी क्या है प्रोपगेशन की, तो ये इस तरह से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का केस ले रहे हैं अब नेट फोर्स यहाँ पे इंगेज कर रहे हैं हम, नेट फोर्स को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा पी, तो वो क्या होगा, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और अगर प्रेशर को और एरिया को मल्टीप्लाई कर दें तो वो फोर्स बन जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा पी इंटू ए विद यूनिट वेक्टर आई, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलावा हम सारा केस ले रहे हैं, ये सारा वन डायमेंशनल केस है हमारा, तो आई यूनिट वेक्टर दे देंगे इस वेक्टर को जो है जस्टिफाई करने के लिए। तो इसके बाद है वी एक्स, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी है प्रोपगेशन की, तो ये इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे एक्सप्रेस होता है, टाइम डेरिवेटिव अगर ले लें डिस्प्लेसमेंट का, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस, एस डिस्प्लेसमेंट है, उसका टाइम डेरिवेटिव लिया पार्शियल ओवर पार्शियल टी इनटू एस, और इसके साथ क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई यूनिट वेक्टर लगा देंगे, ये भी एक्स एक्सिस के हिलाएगा ये वेक्टर हमारा, कौन सा, एस वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट का जब टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाता है। तो इस तरह हम फोर्स का और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं यहाँ पे और पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये फोर्स है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये सारा ये वेलोसिटी एक्सप्रेस हो रही है, दरमियान में ये डॉट है, ये डॉट अब वैनिश हो जाएगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, और अब ये वेक्टर नहीं रहेंगे, ये क्वांटिटीज ये क्या हो जाएंगी, दोनों स्केलर क्वांटिटीज बन जाएंगी। जब आई डॉट आई वन हो जाएगा तो हम इनको स्केलर के तौर पे फिर अब डील करेंगे। तो पावर को हम लिख सकते हैं रो वी ओमेगा ए एस मैक्सिमम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये एक चीज याद रखने की, यहाँ से सिर्फ ए यहाँ पे आ रहा है और बाकी ये सारी चीजें जो आई है ये डेल्टा पी की जो वैल्यूज हैं वो हमने ली है। डेल्टा पी हमने कहा था ना कि ऐसे एक्सप्रेस होगा कि रो वी ओमेगा एस मैक्सिमम इनटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये चार पैरामीटर्स तो ये हैं, पांचवा वो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, वही यहाँ पे ले आए, ये चार रो वी ओमेगा और ये एस मैक्सिमम, ये चार हो गए, पांचवा ये साइन आ रहा है और ए जो है यहाँ से आ गया, यहाँ क्लियर बात। तो ये इस तरह से हम डेल्टा पी इंटू ए एक्सप्रेस कर चुके हैं। आई यूनिट वेक्टर तो वैसे ही डायमिनिश हो गया। अब हम कहते हैं कि पार्शियल ओवर पार्शियल टी यहाँ लिखेंगे, इसके बाद एस को, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है मीडियम पार्टिकल्स का मीन पोजीशन से, ये कोसाइन वेव था लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, तो इसको लिखेंगे एस को विद दिस एम्पलीट्यूड एस मैक्सिमम इनटू कोसाइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, एस मैक्सिमम इनटू कोसाइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। और अब हम कहते हैं कि ये एस जो है ये कोसाइन वेव है, डेल्टा पी जो है वो साइन वेव है, डेल्टा पी जो है वो साइन वेव बना रहा है, एस जो है वो कोसाइन वेव बना रहा है, और इन दोनों वेव्स में जो फेज शिफ्ट है वो कितना है, 90 डिग्री का या पाई बाई 2 रेडियंस का। ये हम प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं इसी से। सो अब हम इसी जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास आ रहा है, इसी को हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे और वहां क्या करना है, हमने ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना इसको एग्जीक्यूट करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो सेकंड टर्म थी ना हमारे पास, ये प्रोडक्ट में ये सेकंड टर्म ये जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये क्या दे जाएगी, ये एस मैक्सिमम तो ऐसे एज इट इज हम ले जाएंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये इसमें डिफरेंशियल का कोई वर्क नहीं होगा। सो कोसाइन जो है वो मैंने साइन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और ये टी के हिसाब से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये के एक्स कांस्टेंट ठहरेगा,
ओमेगा टी डिफरेंशिएट होगा, ओमेगा टी फर्दर डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या देगा ये माइनस ओमेगा, और इधर माइनस साइन आ रहा है पहले ही, तो वो माइनस ओमेगा माइनस साइन जो है वो साइन प्लस हो जाएगा इसका, और इस तरह से हम इसको लिखेंगे यहाँ ओमेगा एस मैक्सिमम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट टर्म एज इट इज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे, जब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये होगा रो वी ओमेगा स्क्वायर ए एस मैक्सिमम स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर है बात। ये जो दो दफा आ रही है, रिपीट हो रही है जो टर्म्स, उन पे स्क्वायर आ जाएगा, जो एक दफा आ रही है इस प्रोडक्ट में वो उसको हम सिंगल वैल्यू देते जाएंगे। क्लियर है बात, पावर जो है उसकी सिंगल लेते जाएंगे, और इस तरह से रो वी ओमेगा स्क्वायर ए एस स्क्वायर ए एस मैक्सिमम स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हमारे पास आया है पावर। पावर को हम इस तरह लिख रहे हैं। अब ये साइन स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो पावर है वो उसमें साइन का फंक्शन तो आ रहा है, लेकिन उसमें कोई नेगेटिव रीजन में वेव नहीं जो है वो लाई कर रही है। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि फर्ज कर लें ये वेव है ऐसे, ये अगर वेव ऐसे है तो इसका जो मीन लाइन होगी इसकी वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे होगी ये मीन लाइन। मींस यहाँ क्रेस्ट जो है वो पॉजिटिव रीजन में होगा और ट्रफ जो है वो नेगेटिव रीजन में होगा। लेकिन जब ये स्क्वायर हो जाएगा ना, ये स्क्वायर का मतलब है कि ये पॉजिटिव रीजन में ही अपलिफ्ट हो जाएगा, और ये नेगेटिव रीजन भी पॉजिटिव होके मीन, ये जो मीन लाइन है इससे अपलिफ्ट हो जाएगा। तो वो क्या बनेगी, नई नई जो इस टर्म इस जो गिवन हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है, इसके मुताबिक वेव इस तरह से अपलिफ्ट हो जाएगी। ये जीरो लाइन यहाँ रह जाएगी, मीन लाइन जिसको कहेंगे, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव रीजन था वो अपलिफ्ट हो चुका है, और नेगेटिव रीजन भी अब नेगेटिव नहीं रहा, वो पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। और ये पावर की वेव इस तरह से, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है ये कुछ इस तरह से वेव बना रही है। क्लियर बात। साइन स्क्वायर आ रहा है ना, साइन स्क्वायर का मतलब नेगेटिव रीजन में कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा ये फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब इस तरह का अगर केस हो तो फिर हम एवरेज पावर को जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इस वक्त जब ऐसा केस हो तो हम अगर एवरेज लेना तो वो जीरो वैल्यू आएगी। मींस जितना पार्ट पॉजिटिव रीजन में होगा उतना ही पार्ट नेगेटिव रीजन में होगा, तो वो एवरेज वैल्यू जो है वो जीरो लाइन आ जाएगी। लेकिन अब तो केस मुख्तलिफ है, वो क्या है कि अब ऐसे ऐसे की इस तरह की वेव बन रही है हमारे पास यहाँ, ठीक है, इस तरह की वेव बन रही है साइन स्क्वायर की। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये जीरो लाइन मान ले हम, ये स्ट्रेट लाइन जो है, तो ये पीक जो है अगर ये 10 वोल्ट 10 वाट है, 10 वाट की अगर ये वैल्यू है इस पीक की, और ये पीक भी जीरो को टच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये भी कुछ वैल्यू रख रही है। लेट ये 2 वाट है, ठीक है, तो ये 10 है, ये 2 है, इसकी एवरेज लाइन कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी। इसकी एवरेज लाइन जो लगाएंगे तो वो कहाँ बनेगी जाके, एवरेज लाइन इसके लिए यहाँ कहीं बनेगी, फर्ज करें यहाँ पे, ठीक है। ये एवरेज लाइन होगी। अब ये एवरेज लाइन, ये जीरो लाइन है, और अगर ये एवरेज है, ये एवरेज लाइन होगी 6 वाट की तकरीबन। ये 2 जमा 10 डिवाइड कर देंगे 2 पे तो वो 6 वाट की है। ये इतनी जो हमारे पास वाई एक्सिस पे समझे वो ग्रेडिंग है, ये 6 वाट की वैल्यू दे रही है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जो ये वैल्यू आ रही है वो वेव फॉर्म में है। अब हम क्या करते हैं, हम क्योंकि क्रेस्ट भी और ट्रफ भी इस वेव का क्या जा रहा है, पॉजिटिव रीजन में जा रहा है, तो हम प्रेफर करते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू ले लें, ताकि हम स्पेसिफिक वैल्यू को जो है वो प्रेफर कर सकें कि ये इसकी पावर है इस वेव की। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं हम, जो इसमें टाइम का फंक्शन है ना, जो पार्ट इस एक्सप्रेशन का, वो क्या है, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो इसको उठाएंगे, बाकी ये रो वी ओमेगा स्क्वायर ए एस मैक्सिमम स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट हैं, ये टाइम के अगेंस्ट वेरी नहीं कर रहे हैं।
तो इनको हम इनका कोई मतलब इनको इधर ही रहने देते हैं। जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना पैरामीटर, वो उठाएंगे और उसको टाइम के रेस्पेक्ट जो है वो इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे और वो किस लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम वो कंसिडरेशन ले रहे हैं कि एक वेव लेंथ की जो पावर होती है ना, वो कैलकुलेट करें। तो एक वेव लेंथ के लिए फर्स्ट करें, यहाँ से हम 0 टाइम लें यहाँ से, और ये यहाँ से स्टार्ट लें और यहाँ तक पहुंचे, तो एक वेव लेंथ बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम कंज्यूम होगा वो यहाँ 0 होगा और यहाँ पे कैपिटल टी उसको कहेंगे, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी, ये अपर लिमिट हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेस कर रही होगी एक कंप्लीट वेवलेंथ को, या एक वेव की अगर हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो अंडर दीज लिमिट्स हम इसको इंटीग्रल लगा सकते हैं इस एक्सप्रेशन पे। ठीक है, तो वही किया हमने कि इंटीग्रल लगाया 0 to t sin स्क्वायर ऑफ, और ये याद रखना है के एक्स को हम कांस्टेंट मान रहे हैं क्योंकि ये टाइम के अगेंस्ट हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। जब के एक्स कांस्टेंट होगा तो एक्स को कोई वैल्यू फिक्स कर दें, ये कोई नंबर दे सकते हैं हम, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको 0 मार्क कर देते हैं, कहते हैं एक्स जो है वो 0 है। जब एक्स 0 हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ऑफ 0 माइनस ओमेगा टी। अब इसको इंटीग्रल लगाया 0 to t dt, ठीक है, और 1/t यहाँ कोफिशिएंट में आ गया। अब जब ऐसा होगा तो ये साइन स्क्वायर जो है, ये जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक फार्मूला है, और वो फार्मूला जो है कुछ इस तरह से हम लिखते हैं t/2 प्लस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और वो जो लोअर और अपर लिमिट्स हैं वो यहाँ पे एंड पे हम लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से 0 to t ये लोअर एंड अपर लिमिट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ आपने एक दफा फोकस करना है कि जो लोअर लिमिट है वो 0 है, जो अपर लिमिट है वो t है, टाइम पीरियड है। अब अगर यहाँ कैपिटल टी, जहाँ जहाँ टी वेरिएबल हमें नजर आता है वहां प्लेस करते हैं, तो यहाँ कैपिटल टी आ जाएगा, कैपिटल टी बाई 2 प्लस साइन ऑफ 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ये आ गई अपर लिमिट से हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगी। अब ओमेगा इंटू कैपिटल टी ये क्या देता है, ये देता है 2 पाई रेडियंस, और यहाँ 2 पहले से भी मौजूद है, तो ये 4 पाई रेडियंस हो जाएगा। 4 पाई रेडियंस का साइन लें तो वो 0 देता है। तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ अपर लिमिट अप्लाई करने से कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2, और 0 जब हम मैनेज करके लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं इन टर्म्स में, तो वो 0 यहाँ भी जनरेट हो जाएगा, यहाँ भी 0 जनरेट हो जाएगा, तो वहां से भी कुछ नहीं मिलेगा। सो दोनों लिमिट्स अप्लाई करने से हमें जो रिजल्ट मिला दैट इज ओनली कैपिटल टी बाई 2 विद इन दिस ब्रैकेट। ठीक है, अब कैपिटल टी यहाँ प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर में एक कोफिशिएंट में जो है वो टी मौजूद है, कैपिटल टी, वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह 1/2 यहाँ से इंटीग्रल से हमें मिला, ये रिजल्ट है इसका। इस इंटीग्रल का रिजल्ट जो है वो 1/2 है। और यहाँ भी हम वही देख रहे थे कि यहाँ 2 वाट था, यहाँ पे 10 वाट था, तो उसकी एवरेज यहाँ पे 6 वाट आ रही थी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो सम वैल्यू थी उसका हाफ मिल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो एवरेज पावर आएगी ना वो होगी ये पार्ट, ये वाला। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो वही क्या, रो वी ओमेगा स्क्वायर ए एस मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो वही क्या है, हमने एवरेज पावर जो होगी वो होगी रो वी ओमेगा स्क्वायर ए एस मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो पावर जो एवरेज पावर आई है हमारे पास उसको हम जो है वो रेफर करेंगे, और आई जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, वो लिखेंगे एवरेज पावर डिवाइडेड बाय ए। और ये ए क्या होगा, दैट मस्ट बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इट शुड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, तो वो जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा, और इस तरह से पावर और एरिया की जो रेशियो है वो इंटेंसिटी देगी। अब यहाँ पावर की जो वैल्यू आई है वो ये आई है एवरेज पावर की, और इसमें ए जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए ऑलरेडी मौजूद है, तो ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आई जो है इंटेंसिटी जो है साउंड वेव की वो लिखी जाएगी 1/2 रो वी ओमेगा एस मैक्सिमम होल स्क्वायर। क्लियर? सो अब हम कहते हैं कि ये ओमेगा एस मैक्सिमम होल स्क्वायर जो है ना,
इसके साथ अगर रो और वी भी इसी स्क्वायर में आ जाए तो ये डेल्टा पी मैक्सिमम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ये हमने देखा था यहाँ पर। डेल्टा पी जो है वो रो वी ओमेगा एस मैक्सिमम के बराबर है। तो यहाँ भी हम चाहते हैं कि रो वी ओमेगा एस मैक्सिमम विद इन दिस स्क्वायर आ जाए अगर, तो ये हम डेल्टा पी होल स्क्वायर लिख देंगे उस तरह, डेल्टा पी मैक्सिमम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ रो वी मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो वी डिवाइड कर देते हैं। जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इस रो वी को विद इन दिस स्क्वायर ले आएगा, और जो डिवाइड करेंगे वो इस 2 के साथ जो है वो डिनोमिनेटर में यहाँ नजर आएगा हमें। इस तरह आई जो है वो मिला डेल्टा पी मैक्सिमम होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रो वी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम देखते हैं कि जो हम यहाँ केस डिस्कस कर रहे थे वो वी एक्स को लेके चल रहे थे हम। वी एक्स क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के एलान जो है वो जो है प्रोपगेशन हो रही है वेव की। लेकिन अगर हम इसको जनरलाइज करें साउंड वेव के लिए, अगर ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव थी, साउंड वेव भी तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल जो है वो जो साउंड वेव है वो है तो लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन वो लीनियर नहीं है। वो क्या होती है, वो स्फेरिकल वेव होती है। मींस आप अगर बात कर रहे हैं तो आपके ऑल अराउंड जितने भी लिसनर्स होंगे वो सब इक्वली सुन रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो एक्स एक्सिस पे होगा सिर्फ वो सुनेगा, या जो वाई एक्सिस पे होगा वो सिर्फ सुनेगा। वो तो ऑल अराउंड जो है वो आपकी जो है, अगर कोई कहीं लेफ्ट पे है, कोई राइट पे है, कोई फ्रंट पे है, कोई बैक पे है, या अप डाउन, जहाँ भी कोई और बंदा है और लिसनर है तो वो वहाँ सुन सकता है, इजीली सुन सकता है। तो इस बेस पे हम कहेंगे कि जो साउंड वेव्स हैं वो क्या होती हैं, स्फेरिकल होती है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं इनके, ठीक है। और अगर स्फेरिकल केस हो तो फिर एरिया जो है ना वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई जो है उस वक्त जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव है वो एवरेज पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर से हम कैलकुलेट करेंगे फॉर साउंड वेव्स। ये जनरलाइज केस है किसके लिए, साउंड वेव्स के लिए। और यहाँ ये जो आई कैलकुलेट किया है that is specific for for one dimensional longitudinal wave. That's all.